myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स। एक्चुअली ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री में 12th में भी आएगा, बिकॉज बेटा ऐसा कहते हैं कि जहाँ केमिस्ट्री खत्म होता है, केमिस्ट्री जब स्टार्ट होता है तो एटम से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, एटम बनते हैं, एटम के बाद वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बेटा एट द एंड केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब बायोमोलिक्यूल्स है। अब ये सारे बायोमोलिक्यूल्स इकट्ठे होके फिर सेल बनाते हैं। ओके, तो यहाँ ये चैप्टर में हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे बेटा ताकि आपको केमिस्ट्री में वो हेल्प कर सके। ओके, 11th का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स जो बायोलॉजी में आता है, वही चैप्टर आपको 12th में केमिस्ट्री में भी आएगा बेटा। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स के यहाँ हम स्ट्रक्चर बहुत ब्रीफ करेंगे, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे बेटा। और ये चैप्टर का बेटा इंपॉर्टेंस नीट में भी बहुत है, क्योंकि ये चैप्टर में से बहुत ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स, तो फर्स्ट टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स में है बेटा हाउ टू एनालाइज द कंपाउंड। यानी बेटा हमें पता है कि बायोमोलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। वन इज द, एक है बेटा ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स बेटा। तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा दे ऑल कार्बन कंपाउंड, यानी बेटा उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है बेटा मिनरल्स और वाटर होते हैं। जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में क्या आएगा बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ये जो सारे बेटा बायोमोलिक्यूल्स है ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, उसको बेटा अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो उसमें माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो माइक्रो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है बेटा वो मैक्रो। आपको नाम से पता चल जाएगा, यहाँ मोनोसैकेराइड है मींस ग्लूकोज ओनली, यहाँ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है बेटा तो पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड है वो माइक्रो है, पॉलीसैकेराइड है वो मैक्रो है। एमिनो एसिड माइक्रो, बट सारे एमिनो एसिड इकट्ठे होके बेटा बनाएंगे प्रोटीन, तो वो मैक्रो। न्यूक्लियोटाइड माइक्रो, पर सारे न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे होके बनाएंगे डीएनए और आरएनए, तो वो मैक्रो। डिटेल में बेटा हम मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स का आगे एक टॉपिक है, वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या हो गया बेटा बायोमोलिक्यूल्स मींस द मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो टाइप है बेटा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मिनरल्स एंड वाटर, ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड बेटा। ओके, अब हाउ टू एनालाइज दिस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को अगर मुझे एनालाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सो बेटा इन एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इफ यू वांट टू एनालाइज द बायोमोलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स को अगर बेटा हमें एनालाइज करना है, दिस इज द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। तो बेटा ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में क्या होगा, take any living tissue, it may be a vegetable or it may be a part of organisms, for example like piece of liver। यानी बेटा आप कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, may be a vegetable or part of liver or a piece of liver, grind with the trichloroacetic acid। बेटा आपको किसके साथ उसको ग्राइंड करना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ उसको आप मोर्टर और पेस्टल के अंदर बेटा उसको आपको प्रॉपर्ली क्या करना है ग्राइंड करना है। अब आप जब ग्राइंड करोगे, मोर्टर पेस्टल मतलब बेटा घर में भी हम किसी भी चीज को बेटा ये क्या करते हैं क्रश करने के लिए यूज करते हैं, उसको मोर्टर पेस्टल बोल सकते हैं। ओके, तो उसमें आपको ग्राइंड करना है तो आपको क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, क्योंकि लिक्विड के साथ आपने उसको ग्राइंड किया तो आपको थिक स्लरी मिलेगा। वो स्लरी को बाद में आपको क्या करना है बेटा चीज क्लॉथ और कॉटन पेपर लेके या कॉटन क्लॉथ लेके आपको उसको फिल्ट्रेट कर देना है, यानी आपको उसको छान लेना है। जब आप बेटा उसको फिल्ट्रेट करोगे, चाय को जब हम क्या करते हैं कप में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं उसको फिल्ट्रेट करते हैं, तो पानी वाला जो भाग है यानी जो सॉल्युबल पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा फिल्ट्रेट बोलेंगे।
और जो ऊपर रह जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिव। क्या बोलेंगे बेटा, रिटेंटिव बोलेंगे। यानी ये हो गया हमारा फिल्ट्रेट जो सॉल्युबल होके नीचे आ जाएगा, और ये हो गया बेटा हमारा रिटेंटेट। यानी चाय को जब हम बेटा फिल्ट्रेट करते हैं छन्नी से बेटा, जब उसको छानते हैं तब ऊपर जो सॉलिड चाय की पत्ती रह जाती है तो उसको रिटेंटिव बोलते हैं, और नीचे जो चाय निकल आता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो यहां पर भी बेटा फिल्ट्रेट होगा और एक रिटेंटिव होगा। जो फिल्ट्रेट है बेटा, फिल्ट्रेट है उसमें एसिड सॉल्युबल पार्ट आ जाएंगे, यानी एसिड के अंदर जितने भी सॉल्युबल कंपाउंड थे बेटा वो सब कहां आ जाएंगे, फिल्ट्रेट में। और जो एसिड इनसॉल्युबल थे बेटा वो ऊपर रह जाएंगे। तो कौन कौन से कंपाउंड होंगे बेटा जो एसिड सॉल्युबल होंगे, तो सारे माइक्रो बायोमोलेक्यूल्स जो है बेटा वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाएंगे, माइक्रोमोलेक्यूल्स। और जितने भी बेटा मैक्रो बायोमोलेक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, वो सब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे। एक बार फिर से बोलता हूं बेटा, आपको क्या करना है, कोई भी या वेजिटेबल हो या कोई ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट हो, जैसे पीस ऑफ लीवर आपने लिया है, उसको आपको ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के अंदर ग्राइंड करना है मोटर पेस्टल के साथ। आपको थिक स्लरी मिलेगा, उसको आपको फिल्ट्रेट करना है। फिल्टर करोगे तो आपको एक फिल्ट्रेट मिलेगा और एक रिटेंटिव मिलेगा। फिल्ट्रेट के अंदर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन आएंगे और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है बेटा वो रिटेंटिव में चले जाएंगे। यहाँ माइक्रो बायोमोलेक्यूल्स बेटा सारे कहाँ आएंगे, फिल्ट्रेट में, और रिटेंटिव में मैक्रो बायोमोलेक्यूल्स आएंगे। ये हो गया बेटा ऑर्गेनिक पार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भाई इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी है, तो इनऑर्गेनिक कैसे हम सेपरेट करेंगे। तो इनऑर्गेनिक जो है बेटा वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है। क्यों बेटा उसको डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, आप लीफ ले लो या फिर बॉडी में से कोई भी पार्ट ले लो, पीस ऑफ लीवर, उसका आप वेट करो। वेट मतलब बेटा उसमें अंदर पानी है, के आपने किसी भी बॉडी के पार्ट को निकाला, लीवर को, तो वहां 70% तो वाटर होगा, तो उसको हम वेट बोलेंगे। के पानी के साथ उसका वेट कर लो। फिर क्या करना है बेटा, उसको ड्राई करना है। ड्राई ऐसे करना है बेटा अंडर द रूफ, क्योंकि अगर आपने सनलाइट या फिर किसी ओपन एरिया में ड्राई करने के लिए रखा तो उसमें जो फ्लेमेबल सब्सटेंस होंगी, ओके, वो सब भी इवापोरेट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अब उसमें से सिर्फ पानी को निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, अंडर द रूफ एरिया के अंदर आप उसको ड्राई करो, ऑल वाटर गेट इवापोरेट। धीरे धीरे 2-3 दिन में वो ड्राई हो जाएगा। आपने कई बार बेटा ऐसा भी किया होगा, आपके पास कोई लीफ है, उसको अपने बुक के पेजेस के अंदर आप रख देते हो, थोड़े दिन के बाद आप देखो एकदम ड्राई हो जाता है पेपर, अगर आप ऐसे करो तो वो टूट जाता है, तो उसको ड्राई बोलेंगे। तो सारा पानी निकल जाए, रिमेनिंग पार्ट फुल्ली बर्न्ड, फिर आपके पास जो ड्राई पीस ऑफ पेपर, ड्राई पीस ऑफ लीफ रहता है, ड्राई पीस ऑफ लीवर जो है बेटा उसको आप बर्न कर दो, यानी जला दो। जलाओगे तो क्या होंगे, उसमें बेटा जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे गेट ऑक्सीडाइज एंड इट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ गैसियस लाइक CO2 एंड वाटर वेपर के फॉर्म में बेटा वो रिलीज हो जाएंगे, यानी रिमूव हो जाएंगे। बाद में हमारे पास जो बचेगा बेटा वो क्या होगा, ऐश बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ऐश। ओके, जो ऐश बचेगा बेटा, ओके, उसको फिर आपको एनालाइज करना है। तो ऐश के अंदर क्या होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सारे मिनरल्स ऐश के अंदर होंगे। ऐसे भी बेटा मिनरल्स होंगे सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये रहा बेटा सल्फेट एंड फॉस्फेट सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में बेटा वो पाए जाएंगे। यानी ऐसे भी मिनरल्स होंगे जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे, जैसे सल्फेट एंड फॉस्फेट, और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फिर सोडियम है, ओके, क्लोरीन है, वो सब कहाँ आ जाएंगे बेटा, तो ऐश में आ जाएंगे। यानी जो बचा हुआ जो काला पार्ट होता है बेटा उसको हम ऐश बोलते हैं, तो उसके अंदर हमें वो सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो ये है बेटा एनालिसिस ऑफ बायोमोलेक्यूल्स, ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए। फिर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें बेटा, ओके, देखो पहले एलिमेंट एनालिसिस गिव्स अ आइडिया अबाउट द एलिमेंट ओनली, ओके, यानी कि अगर हम बेटा एलिमेंट का एनालिसिस करें तो हमें आइडिया मिलेगा सिर्फ एलिमेंट का। एलिमेंट कौन कौन से, तो बेटा उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सब एलिमेंट है। तो अगर बेटा हम एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं तो हमें एलिमेंट मिलेगा। देखो यहाँ पर एक पूरा टेबल बनाया हुआ है, एलिमेंट है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। ब्रैकेट में बेटा उसका
बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं वो यहाँ पर डाला हुआ है बेटा, हाइड्रोजन H, कार्बन C। वैसे अब यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में उसका परसेंटेज वेट क्या है और ह्यूमन बॉडी में बेटा उसका परसेंटेज वेट क्या है। तो आप देखो हाइड्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट में 0.14% है, ह्यूमन बॉडी में 0.5, यानी हाइड्रोजन ज्यादा है बॉडी में, ह्यूमन में, अर्थ में कम है। कार्बन 0.03% अर्थ क्रस्ट, हमारी बॉडी में 18.5%। ऑक्सीजन 46.6% अर्थ क्रस्ट में, बॉडी में बेटा 65। नाइट्रोजन वेरी लिटल अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट, बट हमारी बॉडी में बेटा 3.3। सल्फर 0.03% इन अर्थ क्रस्ट एंड हमारी बॉडी में बेटा 0.3। तो यहां तक आप देखो बेटा, सल्फर तक जो एलिमेंट थे वो बॉडी में ज्यादा थे, अर्थ क्रस्ट में कम है। पर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, यहां पर देखो 2.8, 3.6, 2.1, 27.7, ये सब अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। हमारी बॉडी में देखो बेटा 0.2, 1.5, 0.1 एंड सिलिकॉन तो नेग्लिजिबल हमारी बॉडी में है। तो ये क्या है बेटा कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में और अर्थ क्रस्ट में कंपैरिजन दिया हुआ है। यहाँ से बेटा आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, तो ये टेबल आपको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। फिर बेटा देखो कि अगर हम कोई कंपाउंड का एनालिसिस कर रहे हैं तो कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखिए बेटा, तो वन कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, वन कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर बेटा हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या सोचेंगे बेटा कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओके, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड क्या है, वो सारी चीजें हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। पर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें बेटा तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, लिपिड, फैटी एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ऐसे बेटा हम क्लासिफाई करते हैं। यानी बेटा ये चैप्टर में आगे हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर लिपिड पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। तो उसको हम डिटेल में लेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट लिया तो सिर्फ हम 2 लाइन लेके खत्म करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड सब कुछ एक साथ ही खत्म करेंगे, तो आपको भी प्रॉपर आइडिया आए बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, लिपिड क्या है और न्यूक्लिक एसिड क्या है। क्लियर बेटा। तो ये अगर केमिस्ट्री में क्लासिफाई किया है तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे करेंगे। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड वैसे बेटा क्लासिफाई करके पढ़ेंगे बेटा। क्लियर बेटा। तो ये हो गया हाउ टू एनालाइज द बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के, और एलिमेंट बेटा हमारी बॉडी में और अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंटेज में, वो हमने यहाँ पर पढ़ा बेटा। क्लियर। एक छोटा सा एक स्टोरी बेटा मैं आपको शेयर करता हूं कि आपने कई बार सुना होगा कि जंगल का राजा शेर है, पर क्यों शेर जंगल का राजा है, इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि शेर जंगल का राजा है। ना तो उसका हाइट है, अब हाइट ले लो तो आपने देखा होगा जिराफ, जिराफ का हाइट कितना बड़ा है कि उसके सामने शेर का हाइट कितना छोटा है, तो ना तो उसमें हाइट है। आप उसकी स्ट्रेंथ ले लो तो स्ट्रेंथ में आप देखो एलिफेंट, एलिफेंट कितना स्ट्रेंथफुल होता है कि अगर किस एलिफेंट का पैर किसी के ऊपर आ जाए तो वो एनिमल उठ भी नहीं पाएगा। ऐसा भी क्वालिटी शेर के पास नहीं है। अब तीसरी बात करता हूं कि दौड़ने में लेपर्ड, ओके, तेंदुआ जिसको हम बोलते हैं लेपर्ड, कितना फास्ट दौड़ता है, ओके, वो भी क्वालिटी शेर में नहीं है। शेर में अगर हमने देखा है कई बार, आप अगर कोई जूलॉजिकल पार्क में चले गए हो या फिर बेटा आपने कोई जंगल सफारी की हो तो आप देखना जो डियर होता है वो भागता रहता है, जिराफ है वो भी कहीं कहीं घूमता रहता है, तेंदुआ है, लेपर्ड वो भी घूमता रहता है, पर शेर को मैंने आज तक कहीं पर भी देखा है ना तो वो आलसी होता है, एक जगह बैठा रहता है, कभी वो उठ के कहीं चलता नहीं, शिकार के लिए जाता होगा पर बहुत आलसी होता है, फिर भी वो जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसका जो बिलीफ सिस्टम है और उसको लगता है कि मैं राजा हूं, और किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है कि उसको आपको बोल सके कि भाई तू राजा क्यों है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर अभी हम सब लोग पढ़ रहे हैं, आप घर पे पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, पर अगर आपको ऐसा सुनने में आ जाए कि आपके घर के बाहर 2 हाथी आ गए हैं
तो एलिफेंट आ गए तो हम खुशी खुशी से बाहर जाके देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। पर आपको अगर दिमाग में ऐसा आ जाए और ऐसा अनाउंसमेंट हो जाए कि बाहर 2 शेर आ गए कि वो कुछ भी नहीं करने वाले, फिर भी आप लोग डर जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि मैं राजा हूं और मैं सबको डरा सकता हूं। तो बेटा आपका भी एक बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि माने दुनिया आपको जैसे भी देखे, आप अंदर से जैसे भी हो, पर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करना है। तो यहां से बेटा मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि शेर में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, फिर भी सब लोग उसको राजा मानते हैं क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। तो आप भी आज से अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आप फार्मासिस्ट करना चाहते हो, आप फार्मडी करना चाहते हो, आपके दिमाग में जो भी है बेटा आपका वो ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लो। अगर आपने एक बार आपका बिलीफ सिस्टम बना लिया, दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी। यानी आपने सोच लिया कि मैं डॉक्टर हूं, तो 5 साल के बाद दुनिया आपको वैसे देखेंगी, आप ऐसा फील करोगे और एक दिन आप डॉक्टर जरूर बनोगे। जैसे शेर को किसी ने बोला नहीं है, सबने कोई वोटिंग नहीं किया कि भी राजा बन जाओ, उसने अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग किया, वैसे वो फॉरेस्ट जंगल में घूमा, सब लोगों ने मानने लगे कि भाई ना जंगल का राजा यही है, तो वो राजा बन गया। तो वैसे भी बेटा आपको भी एक चीज आपके दिमाग में फिट कर लेनी है और उसी तरीके से आपका जीवन जीना है। तो 100% आपने जो सोचा है वो एक ना एक दिन आप बन पाओगे। थैंक यू। तो बेटा अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।